चलिए आज की इस वीडियो को एक स्टोरी के माध्यम से स्टार्ट करता हूँ। एक इन्वेस्टर है जो कि अभी नया नया स्टॉक मार्केट के बारे में सुन रहा है। मान लो उसका नाम है रवि। वो क्या है कि उसने स्टॉक मार्केट के बारे में आसपास सुना है। उसने जितने भी सेल पे हेल्प के और जितने भी अपने आसपास रील्स शॉर्ट्स वगैरह कुछ भी जानकारी लेना उसको बताया जा रहा है कि अगर आपको रियल रिच बनना है, बहुत ही कम समय में अमीर बनना है, तो आप सीधी सी बात है स्टॉक मार्केट में आ जाइए। अब वो बंदा सोचता है कि यार साला, अगर स्टॉक मार्केट ही सबसे अच्छा व्हीकल है जो कि अगर आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकता है, तो क्यों ना मैं भी एक ट्राई करूं। अब देखो, स्टार्टिंग में तो रवि थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ता है, फिर न्यूज पढ़ता है, फिर उसको कहीं से पता लगता है कि यार ये एक पर्टिकुलर आईटी कंपनी है ना, इसके शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है और आगे भी बढ़ती रहेगी। वो टीवी पर, न्यूज पर, आसपास जहां पे भी देखता है ना, वहां पे इसी कंपनी के बारे में चर्चा होती है कि इस कंपनी के शेयर को अभी खरीद लो और बढ़ेगी। और वो देखता है तो उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में शेयर की प्राइस बढ़ती भी है। तो वो सोचता है कि साला कहीं मैं पीछे नहीं छूट जाऊं, कहीं मैं अमीर बनने से पीछे नहीं रह जाऊं, और वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है। अब क्या होता है कि थोड़े समय तो उस शेयर की प्राइस बढ़ती है, बट जैसे ही उसके फाइनेंशियल रिजल्ट आते हैं, मतलब क्वार्टरली जब फाइनेंशियल रिजल्ट एक कंपनी रिलीज करती है, तो उसके बाद में उसके फाइनेंशियल से ज्यादा अच्छे नहीं आते और कंपनी की शेयर की प्राइस अचानक क्रैश होने लग जाती है। और अल्टीमेटली जो स्टॉक है ना, वो कंपनी का इतना गिर जाता है कि जिस लेवल पर रवि ने खरीदा था उससे भी उसको ज्यादा लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम एनालिसिस करें रवि के बिहेवियर का, तो रवि का जो बिहेवियर है ना, बिल्कुल इरेशनल और इलॉजिकल था। क्योंकि उसने बिल्कुल हर्ड मेंटेलिटी, मतलब लोगों की बातों पर कि हाँ यार ये शेयर की प्राइस बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो बस उसने भी सीधी सी बात है उसमें इन्वेस्ट कर दिया बिना किसी ज्यादा रिसर्च और बिना किसी फ्यूचर आउटलुक के कि कंपनी के सही में ही इतना अच्छा रिटर्न देगी या फिर नहीं देगी। और आई होप, मुझे अच्छे से पता है, आप में से अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो तो आपने एक बार तो ये गलती करी होगी। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप ये गलती नहीं करो और आप स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ जाओ। तो देखो यार, यहाँ से जो सबसे बड़ी लर्निंग है कि जो हमारे ह्यूमन है ना, ह्यूमन सारे के सारे होते हैं इमोशनली फुल। तो इमोशनली कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन है ना, वो बहुत ही ज्यादा हेम्पर हो जाते हैं। हम बहुत ही अच्छी कंपनियों को जब उनके थोड़े से शेयर प्राइस गिरते हैं तो हम उनको बेच के निकल जाते हैं, और कोई कंपनी जो बहुत खराब है और उसके शेयर के प्राइस अच्छे खासे क्रेश हो जाते हैं, बट लॉस एवर्सन थ्योरी की वजह से हम उन्हें बेच नहीं पाते। तो रेदर देन लॉजिकल और रेशनल डिसीजन के हम कभी कभी बहुत ही ज्यादा इरेशनल डिसीजन बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है वो है बिहेवियरल फाइनेंस का। सो हाय गाइस, मैं हूं कपिल सोनती, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट, जिसका मेन फोकस है 1 मिलियन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाना। तो आज के इस वीडियो में हम जो कुछ बिहेवियरल फाइनेंस है ना उसके बारे में बात करेंगे और उसकी कुछ बायसनेस के बारे में बात करेंगे। तो देखो यार, पहले मैं आपको समझाता हूं कि ट्रेडिशनल फाइनेंस क्या बोलता है। देखो, ट्रेडिशनल फाइनेंस यही बोलता है कि जो कंपनी के नंबर है ना, बस वही परफेक्ट है। हमें बस कंपनी के नंबर है उन पर फोकस करना है। अगर कंपनी के नंबर अच्छे हैं तो उसके शेयर में इन्वेस्ट कर दो, अगर कंपनी के नंबर खराब है तो उसके शेयर में इन्वेस्ट मत करो। और वो ये भी मानता था कि जो ह्यूमन माइंड है ना और ह्यूमन के जो डिसीजन है वो सारे के सारे लॉजिकल है और सारे के सारे रेशनल है। बट यहीं पे आता है हमारे इमोशंस का खेल, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है कि ह्यूमन तो एक इमोशनल फूल है। अगर उसे बता दिया जाए कि अडानी के शेयर में ग्रोथ आने वाली है, आगे बढ़ने वाला है, तो बिना कुछ रिसर्च के लगा देगा, क्योंकि उसे भी तो आगे पैसे कहीं ना कहीं ग्रो करवाने ही है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जो हमारा बिहेवियरल फाइनेंस जो भी नया नया कंसेप्ट आया है ना, उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। तो बिहेवियरल फाइनेंस का मेन फोकस नंबर्स की तरफ नहीं होता है, बल्कि जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, लाइक ग्रीड, फियर, इमोशनल, ओवर कॉन्फिडेंस आदि सारी चीजों पर अधिकतर रहता है। क्योंकि अल्टीमेटली देखा गया है कि जो ये थोड़े बहुत इमोशंस है ना, यही कहीं ना कहीं हमारी स्टॉक मार्केट की जर्नी को इम्पैक्ट और इसी को ड्राइव करते हैं। जो इन पर जीत पा लेता है वो आगे जाके बहुत ही एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन जाता है, और जो जीत नहीं पाता है वो बेचारा ऐसे ही, मतलब कि हर बार लॉस करेगा और सोचेगा कि मैं तो अच्छा खासा जानता हूं यार, फिर साला मुझे ही लॉस क्यों होता है। तो जो हमेशा लॉस कर रहे हैं ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर वो भी कारण हो सकता है। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बताता हूं। देखो, एक है डॉट कॉम बबल। जब 2000 में कोई भी कंपनी अगर उसके नाम के पीछे डॉट कॉम लगा देती थी ना, तो उसके शेयर की प्राइस बिल्कुल रॉकेट की तरह उड़ रहे थे। तो उसके पीछे बिल्कुल सिंपल सा रीजन था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि यार इंटरनेट तो फ्यूचर है। अब देखो, अल्टीमेटली इंटरनेट फ्यूचर है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप बिहेवियरल आके इमोशनली डिसीजन लेके जो भी कंपनी डॉट कॉम लगा रही है उसमें इन्वेस्ट कर दो। और इसके अलावा एक अपना कोविड-19 का केस जो सबको पता है, लोगों को बिल्कुल लग रहा था कि दुनिया खत्म हो रही, बट अल्टीमेटली हार्ड मेंटेलिटी की वजह से दुनिया तो खत्म नहीं हुई, बट बहुत सारे लोगों ने अपने लॉसेस को बढ़ाया और अल्टीमेटली बहुत ज्यादा नुकसान खा के निकले। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ स्टॉक मार्केट बायसनेस के बारे में। तो पहली बायस है एंकरिंग बायस, कि हम किसी एक ही नंबर या फिर किसी एक ही इंफॉर्मेशन पर इतने ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि हम बाकी जो कंपनी की ट्रू पिक्चर है ना वो देख ही नहीं पाते। देखो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आपको क्लियरली पता है कि वोडाफोन आइडिया की हालत अभी खस्ता है, बट एंकरिंग के रूप में, लाइक मान लो एक बार वोडाफोन आइडिया का शेयर मान लो 20 रुपए पे गया था और अभी मान लो चल रहा है 10 रुपए, तो लोगों के मन में एक एंकर बन जाता है कि यार कंपनी पहले 20 रुपए पे मिल रही थी, अब 10 रुपए पे मिल रही है, मतलब अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कंपनी सस्ती है।
और एंकरिंग बायसनेस के चक्कर में मतलब लिटरली जितनी भी डाउनग्रेडेड कंपनियां होती है, मतलब जो कि बैंकरप्सी की तरफ जा रही है ना, उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं और अल्टीमेटली बहुत ही ज्यादा लॉस करवाते हैं। मैं खुद का एग्जांपल देता हूं। मैंने वी वर्क में जब कंपनी के शेयर की प्राइस गिरते गिरते कुछ 31 सेंट्स पे आ गई थी, तो मैंने सोचा यार इतना गिर गया है, अगर कंपनी ने एक या फिर 2 क्वार्टर और सर्वाइव कर लिया तो कंपनी बहुत अच्छा कर देगी। बट अल्टीमेटली मुझे भी कंडीशन पता थी कि कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म डेट्स बहुत ज्यादा है, और अल्टीमेटली क्या हुआ, कंपनी ने कर दी बैंक्रप्सी फाइल और भाई के इच्छा खासे पैसे बर्बाद हो गए। चलिए अब सेकंड एवर्जन की तरफ चलते हैं, जो कि है लॉस एवर्जन। देखो यार, लॉस एवर्जन थ्योरी ये कहती है कि जो हमें किसी भी चीज से प्रॉफिट होता है ना, अगर उससे हमें उतना ही लॉस होता है तो लॉस हमें कहीं ना कहीं ज्यादा इमोशनली हर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने कोई एक शेयर को 500 रुपए में खरीदा और उसको 600 रुपए में बेचा, तो आपको 100 रुपए का कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ। बट आपने वही शेयर को अगर 500 में खरीदा होता और 400 में बेचा होता तो आपको बहुत ही ज्यादा दुख होता। मतलब जो हमारा लॉस होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा ही ड्राइव करता है। अब इसकी वजह से पता है दो चीजें होती है, या तो कोई कंपनी अगर थोड़ी सी गिरती है और उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो हम उसे बहुत ही जल्दी बेच के निकल जाते हैं, और अगर कोई कंपनी बहुत ही घटिया है और फिर हम सोचते हैं कि यार एवरेजिंग कर लो, एवरेजिंग कर लो, एवरेजिंग कर लो, ताकि आगे जाके हमारे रिटर्न एनहेंस हो जाएंगे। बट अल्टीमेटली ऐसा होता है कि कंपनी पहले गिरी तो हमको लगता है कि यार लॉस को कट नहीं करते, फिर गिरी फिर हम सोचते हैं कि लॉस को कट नहीं करते हैं, फिर गिरी फिर भी हम सोचते हैं कि लॉस को कट नहीं करते, और अल्टीमेटली वो अपने को इतना ट्रबल में डाल देती है, इतना ट्रबल में डाल देती है कि अल्टीमेटली बहुत सारे पैसे लूज हो जाते हैं, और फिर भी हम मतलब इमोशनली उस कंपनी से इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि कभी शेयर के प्राइस नहीं निकाल, तो कभी कभी उसमें से शेयर अपने नहीं बेच पाते हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, जी लर्न। मेरे एक भैया है, उन्होंने बोला कि यार तू जी लर्न के बारे में देख, मतलब उसके पास में बहुत ज्यादा असेट्स है। मैंने भी साला ज्यादा रिसर्च, मतलब तब की बात है 2021 के आसपास की, तब मैंने भी ज्यादा रिसर्च नहीं करी थी, तो मैंने सोचा चलो खरीद लो, अपन ने खरीद लिया। अब ऐसा हुआ कि कंपनी अल्टीमेटली जिस लेवल पे मैंने खरीदा उस पर पहुंच नहीं रही है, और मेरा निकालने का मन कर नहीं रहे पैसे। मतलब अल्टीमेटली मैं भी लॉस एवर्जन से कहीं ना कहीं प्रभावित हूँ। चलिए अब नेक्स्ट बायस के ऊपर चलते हैं, वो है हर्ड मेंटालिटी। देखो जो ह्यूमन है ना, वो पूरा का पूरा एक सोशल एनिमल है। मतलब उसको क्या है कि जो उसकी कम्युनिटी में या फिर उसकी सोसाइटी में जो चल रहा है ना, कहीं ना कहीं वो चीजें उसे बहुत इंपैक्ट करती है। अगर आपका पड़ोसी गाड़ी लेके आ गया ना, तो बिल्कुल आप मजबूरी में सोचोगे कि यार मुझे भी एक कार की जरूरत है। अल्टीमेटली भले से आपको जरूरत नहीं है, तो वही सेम होती है हर्ड मेंटेलिटी। मतलब हम जो बस दूसरे है ना, दूसरे के देख लिया कि अच्छा ये कर रहा है, चलो अपन भी यही करते हैं, ये इसका बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, चलो अपने बेटे को भी इंजीनियरिंग करवा देते हैं। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो हर्ड मेंटेलिटी है ना, उसके हम बहुत ही ज्यादा शिकार है। देखो इसका मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपने वो अल्फा मूवी देखी होगी ना, तो उसमें एक सीन होता है जब वो बच्चा बिल्कुल किनारे पर खड़ा रहता है और अचानक से उधर से भेड़ का झुंड आ रहा है, और जबकि जो पहली भेड़ है उसको दिख भी रहा है कि आगे गड्ढा है, मतलब कुछ भी नहीं है, फिर भी वो सारी की सारी जो गिरने लगती है, जो गिरने लगती है। मतलब बहुत एपिक सीन था वो मूवी का। अगर आपने देखा हो तो अच्छी बात है, वरना मैं शायद अगर पिक्चर लगाने की होगी तो मैं लगा दूंगा। तो उससे अल्टीमेटली यही निकल के आता है कि जो ह्यूमन है ना, वो ह्यूमन भी वैसे ही हर्ड मेंटेलिटी का फॉलो करता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं मेरे से कुछ छूट तो नहीं रहा है, मेरे से छूट तो नहीं रहा है। लाइक आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने जब 2020-21 के बाद में जब थोड़ा सा बिटकॉइन में रैली आई थी, तो बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया। मतलब लिटरली जो लोग बिटकॉइन का कुछ समझते नहीं कि क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, किस पर्पज से बनाई गई है, वो सीधी सी बात है बस अपने पैसे लगा रहे हैं। मैंने लिटरली मेरे बहुत सारे दोस्तों को देखा, वो किसी ने भी कैसे भी कोई सा कोइन आ रहा है उसमें लगा रहे हैं। अब सेम जब भी कंपनियों के आईपीओ आते हैं, अभी आपने देखा ही होगा एसएमई आईपीओ इतने सब्सक्रिप्शन हो रहे हैं, इतना सब्सक्रिप्शन हो रहा है कि मतलब साला ऐसा लग रहा है कि इंडिया में इतने पैसे है भी सही क्या, जितने लोग यहाँ पे दिखा रहे हो और जितने अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में दिखा रहे हैं। बट अल्टीमेटली वो इतने सब्सक्राइब हो रहे हैं, तो लग रहा है कि हाँ यार इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं ग्रो कर रही है, और फिर कहीं ना कहीं वो हर्ड मेंटेलिटी के शिकार भी हो रही है। चलिए अब नेक्स्ट बायसनेस के ऊपर चलते हैं, जो कि है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। देखो यार, आपने कभी ना कभी देखा होगा कि जो ट्रेडर या फिर बहुत सारे फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले होते हैं ना, जब अगर उनका पहला ट्रेड बहुत ही अच्छे निकल जाता है तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भाई भगवान है, भाई सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकता है, भाई के बराबर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और उसके बाद में वो जितने भी डिसीजन लेते हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें लॉस में ले जाते हैं, क्योंकि क्या है कि वो बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि भाई भाई के अलावा मार्केट को कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता। और भाई क्या करता है, भाई फिर एक बार खरीदा लो प्रॉफिट, दूसरी बार खरीदा प्रॉफिट, तीसरी बार लॉस, फिर चौथी बार सोचा कि अभी इस लॉस को कवर कर लूं, फिर लॉस। तो अल्टीमेटली वो बंदा लॉस में चला जाता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस है। तो देखो अगर आप एक ट्रेडर हो तो मेरी आपको एक ही सजेशन है, मैं ट्रेडिंग नहीं करता बट मैं बता सकता हूं, अगर आपको फ्रीक्वेंट ट्रेड लेने हैं ना तो लो ही मत। आप एक दिन में मतलब कि नियम बना लो कि मैं 2 ट्रेड लूंगा, अगर दोनों में लॉस भी हो गया तो मैं मार्केट से बाहर आ जाऊंगा, अगर दोनों में प्रॉफिट हो गया तो भी मैं मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। और इसका एग्जांपल मेरे जो भी एक इमीडिएट बॉस है ना, मैं मतलब नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता बट उनका है, उन्होंने एक डिसीजन ले लिया है कि मुझे बस 4 से 5 हजार का प्रॉफिट हो गया, इनफ है मेरे लिए। और जैसे उनको इतना प्रॉफिट हो जाता है, उसके बाद में वो स्टॉक मार्केट को देखते भी नहीं है और अपने काम में लग जाते हैं। तो ऐसे ही आपको भी बिल्कुल एक अपर सीलिंग सेट करनी पड़ेगी कि आज मैं इतने ही ट्रेड लूंगा, ताकि भले से मैं 2 ट्रेड में जीत जाऊं तो भी और कॉन्फिडेंट नहीं हूं। और सेम जो
एमेच्योर इन्वेस्टर आते हैं ना नए नए, तो उनको लगता है कि अभी जैसे कि 2021 से जो भी आए, तो वो किसी भी कंपनी में अगर पैसे लगा रहे थे तो कंपनी की शेयर की प्राइस एक्सप्लोड हो रही थी। अब उन्हें लगता है भाई अपन तो प्रोफेशनल स्टॉक पिकर बन गए। बट देखो यार, प्रोफेशनल स्टॉक पिकर बनने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा समझना पड़ता है, नंबर्स कैसे काम कर रहे हैं, नंबर के पीछे क्या साइकोलॉजी चल रही है। और अगर नंबर्स अच्छे भी है ना, तो कहीं ना कहीं कंपनी घपला कर सकती है, क्योंकि उसके बारे में मैं कभी किसी वीडियो में बात करूंगा कि कंपनियां कैसे घपला कर देती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बायस है वो है कंफर्मेशन बायस। तो देखो यार, कंफर्मेशन बायस में ये होता है कि हम जो कंपनी है ना उसके बारे में बस पॉजिटिव पॉजिटिव ही इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। मतलब हमें लग रहा है ना कि ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बस यही होनी चाहिए, तो बस हम कंपनी की उसी इन्फॉर्मेशन पर फोकस करते हैं, बाकी सब चीजों को धुंधला कर देते हैं। सेम जो अपन ने पहले पॉइंट में बात करी थी ना, उसी की तरह। तो इससे अल्टीमेटली ये होता है कि जो हमारे बिलीफ उस कंपनी के बारे में बन जाते हैं कि यार ये कंपनी तो इतनी अच्छी है, तो बस वही बिलीफ कंटिन्यू हो जाते हैं, और जो भी उसके बारे में बिल्कुल नेगेटिव न्यूज है उसके ऊपर अपन बिल्कुल फोकस नहीं करते, मतलब बिल्कुल धुंधला कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो पेटीएम में, अब अगर बिल्कुल आपको कंफर्म करना है तो आप देखोगे हाँ लार्जेस्ट पेमेंट एग्रीगेटर है, अब उनकी लोन बुक अच्छी है। बट नेगेटिव ये है कि वो इतने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को तोड़ रहे हैं, कभी ना कभी ये गलती निकल रही, वो गलती निकल रही। तो देखो यार, अगर किसी कंपनी में ऐसी गलतियां निकलती है ना, तो मैं तो बोलता हूँ भाई हाथ जोड़ू, तू कितने पैसे कमा के दे दे, मेरे को नहीं चाहिए। सेम मेरे को कुछ तो नाम था यार कंपनी का, जो कि ब्राइटकॉम ग्रुप, हाँ ब्राइटकॉम ग्रुप का अगर आप बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ देखोगे तो मतलब प्रॉफिट वगैरह सब कुछ बढ़ रहा है। बट कंपनी में कहीं ना कहीं पहले से ही इरेगुलेटरी है, मतलब वो कहीं ना कहीं कानून तोड़ते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं इंडिया में। तो अल्टीमेटली आप क्या कर सकते हो कि ऐसी कंपनी को बोलो भाई मुझे माफ करो, मैं आपसे दूर रहूंगा। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, लोग कंफर्म होते हैं कि हाँ यार कंपनी तो सब कुछ अच्छा कर रही है, बट नेगेटिव एक ही चीज अगर नेगेटिव है, बट वो नेगेटिव चीज बहुत बड़ी है, तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि भाई मुझे पता है इसके बारे में, ये बढ़ेगी आगे और बढ़ जाएगी। बट अल्टीमेटली ऐसा होता है कि वो एक ही गलती उस कंपनी के लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ जाती है। तो अगर आपको कहीं ना कहीं कंफर्मेशन बायस हो रहा है ना, तो इसका एक ही इलाज है कि आप आपके किसी फ्रेंड या फिर किसी जो भी आपका मेंटर है उसके पास जाओ और उसके बारे में, उस कंपनी के बारे में बात करो। देखो मैं कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ ना, तो मैं मेरे सर से पूछ लेता हूँ कि सर मैं इसमें कंपनी में पैसे लगा रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए। अगर वो बताते कि हाँ थोड़ा सही है, तो फिर आगे की प्रोसेस होती है, वरना मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है। चलिए अब मेरे हिसाब से थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, तो एक लास्ट बायसनेस के बारे में बात कर लेते हैं, वो है रिसेंसी बायस। तो देखो रिसेंसी बायसनेस वो होती है कि जिसमें जो जो अभी लेटेस्ट कोई न्यूज या फिर इन्फॉर्मेशन चल रही है ना, हम कंपनी की उसी इन्फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं और उसी के बिहाफ पर हम डिसीजन बना लेते हैं। अब देखो अगर इसका एग्जांपल समझना है, तो जितनी भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं और उसके बाद में उनका स्टॉक बिल्कुल ब्लास्ट होता है ना, उन कंपनी पर फोकस कर सकते हो। क्योंकि लोगों को लगता है कि यार अभी कंपनी अच्छा करे मतलब आगे करेगी, बट वो फिर क्या है कि यहाँ पे इस क्वार्टर पे तो देख रहे, पर इस क्वार्टर के पीछे जितना भी हुआ ना उसके बारे में फोकस ही नहीं कर रहे कि कंपनी ने आखिरकार ये कैसे करा। हो सकता है उनकी अदर इनकम बढ़ गई हो और उसकी वजह से उनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अच्छा बन रहा हो। क्योंकि मैंने लिटरली बहुत सारी कंपनी देखी है जिनका मतलब एक क्वार्टर बहुत अच्छा जाता है जिसमें वो 100 करोड़ की सेल कर देती है, दूसरा क्वार्टर है जिसमें 10 करोड़ की आ जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर घट जाती है। तो ये रिसेंसी बायस कहीं ना कहीं हमें इंपैक्ट करती है कि यार जो अभी लेटेस्ट हुआ है अब ऐसा ही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अब यार भाई तुम पास्ट अगर देख रहे हो तो उसमें ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है कंपनी के बारे में कि यार कंपनी ने यहाँ से नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और अब कंपनी को कंसिस्टेंट कैश फ्लो आएगा, तो वो बात अलग हो जाती है। बट बहुत बार ऐसे ही डिसीजन बन जाते हैं। और ये जितनी भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स वगैरह होती है ना, उनमें भी कहीं ना कहीं रिसेंसी बायसनेस ही आ जाती है कि यार अभी ये बिल्कुल बुलिश चल रहा है, आगे बुलिश चलेगा और चलता ही रहेगा। तो देखो अल्टीमेटली चलता कभी भी कुछ नहीं रहता, क्योंकि एक आपने ओरेकल का एग्जांपल शायद नहीं सुना होगा। ओरेकल की जो मार्केट कैप है ना, वो 2000 के आसपास $500 बिलियन के आसपास पहुंच गई थी, और ओरेकल की अभी भी मार्केट कैप उतनी टच नहीं हुई है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब लोगों को लगता है ना कि बुलिस बुलिस बुलिस, तो कभी ना कभी तो क्रैश होगा और कहीं ना कहीं मतलब क्यों रिकवरी होगी। अभी अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा बुलिस है, तो आपके पैसे होल्ड करके रखो, क्योंकि वॉरेन बफेट के पास में भी कुछ 115 बिलियन 125 बिलियन के आसपास केस है। मतलब अगर इतना केस वो बंदा रख रहा है, तो आप सोच सकते हो कि यार उसे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि मार्केट या तो बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है। बट देखो यार, मैं लास्ट वीडियो में बात कर रहा था कि अगर आप मार्केट क्रैश के ही भरोसे रहोगे तो बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो। अगर आपकी एसआईपी वगैरह कुछ चल रही है तो उन्हें कंटिन्यू चलने दो। तो आई होप गाइस आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जो बिहेवियरल फाइनेंस है ना उसके बारे में हल्का सा समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो की सीरीज अच्छी लगती है तो मैं सोच रहा हूं कि आगे 6 या फिर 7 बायसनेस और भी कवर करूं और उनके बारे में भी वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही आप एक प्यारे कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, या फिर आप मुझे अप्रिशिएट भी कर ही सकते हो। सो गाइस बाय बाय।